हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन। तो देखिए डीसी मशीन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि डीसी मशीन में ईएमएफ कैसे जनरेट होता है और उसकी इक्वेशन जो है कैसे डिराइव की जाती है। अब इसमें हम लोग देखिए देख चुके हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन। अब यहाँ पे हम डीसी मशीन इसलिए लिख रहे हैं, हमें मालूम है कि डीसी मशीन में दोनों चीज़ें आती हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर हो और चाहे वो डीसी मोटर हो। तो अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो मान लीजिए इन केस ऑफ से डीसी जनरेटर में क्या होगा, डीसी जनरेटर में जैसे ही आर्मेचर रोटेट करता है, एज आर्मेचर रोटेट्स, उसकी वजह से क्या होता है कि एक वोल्टेज जनरेट होता है कॉइल्स में। ए वोल्टेज इज जनरेटेड इन द कॉइल्स, और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ या इसको बोलते हैं आर्मेचर ईएमएफ। आर्मेचर ईएमएफ, ठीक है। और इस स्थिति में आपका ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई जी। तो ये तो हो गया अगर हम जनरेटर की बात करें। अब मान लीजिए अगर हम डीसी मोटर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ डीसी मोटर इसमें क्या होगा कि जो ये रोटेशन का ईएमएफ है, द ईएमएफ ऑफ रोटेशन इज नोन एज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ या इसको काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। यानी इस केस में आपका ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी, बैक ईएमएफ। ठीक, अब बात आती है कि ईएमएफ की इक्वेशन कैसे हम डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कि साहब लेट फाई क्या है, फाई हमारा फ्लक्स पर पोल है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, वेबर है। क्लियर। उसके बाद हमने कहा कि पी क्या है, पी है हमारा टोटल नंबर ऑफ पोल्स। हमारी डीसी मशीन में कितने पोल्स हैं वो हो गया। जेड क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कहाँ पे, इन द आर्मेचर, इन द आर्मेचर, ये हो गया। फिर स्मॉल एन ये क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हो गया आर्मेचर के घूमने की स्पीड आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फिर ए क्या है, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स थ्रू द आर्मेचर बिटवीन ब्रशेज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। तो ए को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हमें z मालूम है, a मालूम है, तो z अपॉन a, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन सीरीज। ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन सीरीज फॉर ईच पैरेलल पाथ। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि फ्लाई क्या है, फ्लाई फ्लक्स पर पोल है, ईच कंडक्टर कट से फ्लक्स पी इंटू फाई इन वन रिवॉल्यूशन। देखिए फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, पी। तो यानी एक रिवॉल्यूशन में, ईच रिवॉल्यूशन में कंडक्टर कितने फ्लक्स को काटेगा, पी इंटू फाई। ठीक है, तो जनरेटेड वोल्टेज कितना हो जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, पर कंडक्टर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन। यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन, ये तो होगा वेबर में। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन फॉर
1 रिवॉल्यूशन इन सेकेंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन में टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, और टाइम की यूनिट हम क्या लेंगे, सेकेंड। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब क्या कह रहा है कि सिंस n रिवॉल्यूशंस आर मेड इन 1 सेकेंड, 1 revolution will be made in 1 by n second. Therefore, the time for 1 revolution is 1 by n. यानी एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 1 by n। तो एवरेज वोल्टेज यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज वोल्टेज जनरेटेड पर कंडक्टर। ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा पी फाइव डिवाइडेड बाई 1 बाई एन। एन ऊपर चला जाएगा तो एक तरह से हो जाएगा एन इंटू पी इंटू फाइव, और यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स। ठीक, अब इसमें क्या है कि द जनरेटेड वोल्टेज ई इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन सीरीज इन एनी वन पाथ बिटवीन द ब्रशेज। तो इसलिए टोटल, ये तो हो गया एवरेज वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे आएगा टोटल वोल्टेज जनरेटेड, यहाँ पे हो जाएगा टोटल वोल्टेज जनरेटेड। ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, एक में कितना आ रहा है, एन पी फाइव इंटू जेड अपॉन ए। एक तरह से सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया एन पी फाइव जेड अपॉन ए। दिस इज द टोटल वोल्टेज जनरेटेड। ठीक, एंड दिस इक्वेशन, दिस E इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन ए। This particular equation is called EMF equation of a DC machine. EMF equation of a DC machine. ठीक, ये हो गया आपका कि EMF कितना EMF जनरेट होता है, उसको कैसे हमने डिराइव किया है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अभी एक चीज़ आपको और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि वाइंडिंग्स जो होती है कि आर्मेचर कॉइल्स कैन बी कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर टू फॉर्म आइदर लैप और वेव वाइंडिंग। मतलब कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आर्मेचर की कॉइल है, आर्मेचर कॉइल्स, ठीक है, वो किससे कनेक्ट रहती हैं, कम्यूटेटर से। वो कनेक्ट रहती है कम्यूटेटर से। अब आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो को डिस्कस कीजिए जहां हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आर्मेचर कॉइल कनेक्ट होती है कम्यूटेटर से, ये दो तरह से कनेक्ट हो सकती है। दे कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। एक कहलाता है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, और दूसरा कहलाता है वेव वाइंडिंग। ये दो तरीके होते हैं आर्मेचर कॉइल्स को कम्यूटेटर से कनेक्ट करने के। अब देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में होता है कि द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेगमेंट ऑन द कम्यूटेटर सो दैट द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। यानी कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होते हैं, ए ना, वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और वेव वाइंडिंग में कैसे कनेक्ट करते हैं, द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू आर्मेचर सेगमेंट्स सम डिस्टेंस अपार्ट सो दैट ओनली टू पैरेलल पाथ्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव ब्रशेज। तो केवल दो पैरेलल पाथ हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो जाती है, और लैप वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू पोल्स के बराबर रहती, पी हो जाती है। ये दो चीज़ आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे कहाँ पे लैप वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे वेव वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो जनरली देखिए लैप वाइंडिंग जो यूज़ होती है वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमको लो वोल्टेज लेकिन हाई करंट की मशीन चाहिए, हाई करंट की
मशीन जहाँ हमें चाहिए होती है वहाँ हम लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और जहाँ पे इसका उल्टा, मतलब जहाँ पे हमको हाई वोल्टेज और लो करंट की मशीन चाहिए होती है, वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन और लैप और वेव वाइंडिंग क्या होती है डीसी मशीन के लिए। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करें उसके पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि जनरल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन जनरेटेड वोल्टेज एंड आर्मेचर करेंट। मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल करने हैं किस पे, जनरेटेड वोल्टेज, मतलब जनरेटेड वोल्टेज निकालना है किसी डीसी मशीन में, या एंड आर्मेचर करंट निकालनी है। अगर हमको इन दो पे कोई न्यूमेरिकल करने हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में क्या करना होगा कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द पर्टिकुलर मशीन। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जो भी मशीन दी हुई है उसका। सेकेंड आप क्या करेंगे, मार्क सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ऑन द सर्किट डायग्राम एट प्रॉपर प्लेस। तो जो आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ कहाँ पे है वो आप मार्क करेंगे। और तीसरा क्या है कि उसके बाद आप वही केसीएल या केवीएल, ठीक है, जैसी भी ज़रूरत होगी केसीएल केवीएल लगाएंगे या उसकी इक्वेशन लिखेंगे। और साथ ही साथ पावर की जो स्थिति है पावर इक्वेशन भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह आप ये स्टेप, पहला इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, दूसरा जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जहाँ पे है वो लगा देंगे, और तीसरा उसके बाद आप किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे और पावर इक्वेशन लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको एक छोटी सी समरी दे दी है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।